चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन बनाते हैं अपन लोग, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन क्या दिया है देखो, अ सनलाइट ऑफ इंटेंसिटी 1.3 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो सनलाइट की इंटेंसिटी दी है, जो सनलाइट आ रही है रेस, इंटेंसिटी आप पता है ना क्या होता है, पावर बाय एरिया, इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ थिन कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस पे है, और फोकल लेंथ कितना दे दिया है 20 सेंटीमीटर। इग्नोर द एनर्जी लॉस ऑफ लाइट ड्यू टू लेंस एंड एज्यूम दैट लेंस अपर्चर साइज इज मच स्मॉलर देन इट्स फोकल लेंथ। द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन किलोवाट पर मीटर स्क्वायर एट अ डिस्टेंस 22 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑन द अदर साइड क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो अपने पास कौन सा लेंस है बच्चों, कन्वर्जिंग लेंस है ना, क्या है कन्वर्जिंग लेंस। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस बन गया, सनलाइट से जो रे आती है कैसे आती है, पैरेलल आती है, तो कहां पे बनेगी, फोकस पे। तो अपन क्या ले लेते हैं, ये सपोज सनलाइट आ रही है ऐसे, तो इसके पूरे अपर्चर पे, जितना इसका अपर्चर का साइज है उस अपर्चर पे गिर रही, क्लियर बात। अब ये कहां पे फोकस होगी, एफ पे, एफ पे आके क्या हो गई, फोकस हो गई। ठीक है, तो एक आपकी इमेज बनेगी एफ पे, है ना। फोकल लेंथ कितना दे दिया है 20 सेंटीमीटर, मतलब यहां से अपन नापेंगे तो ये कितना होगा 20 सेंटीमीटर, है ना। हमको लेकिन पूछा है जो इंटेंसिटी इस पे इंसिडेंट है वो नहीं, ये जो एनर्जी इस पे इंसिडेंट है वो नहीं, हमको ये पूछा है कि इंटेंसिटी यहां से और 2 सेंटीमीटर आगे, क्योंकि 22 पे पूछा है, लेंस से 22 सेंटीमीटर दूर, मतलब यहां से भी और कितना आगे जाएंगे 2 सेंटीमीटर आगे जाएंगे। तो आपको पता है ना जो लाइट रेज है, जो क्या है लाइट रेज है, वो कहां जाएंगी, आगे बढ़ेंगी ना ऐसे, यहीं थोड़ी रुक जाएंगी। तो हमको ये जो इतने एरिया में जो लाइट आ रही है वो निकालना पड़ेगा अपने को, एनर्जी पर यूनिट एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक, जब इंसिडेंट थी तो कितने उसमें थी, ये इतने एरिया में थी, है ना, ये इतने एरिया में थी, और अपने को ये एरिया का निकालना है इंटेंसिटी इस तरफ कितना होगा। अब देखो कैसे करेंगे, सपोज पहला यहां का आप क्या मान लो रेडियस, यानी डायमीटर मान लो बड़ा डी, ठीक, ये मान लो इसको बड़ा डी, ये जो एरिया कवर कर रहा है लाइट, और यहां का एरिया को क्या मान लो छोटा डी मान लो, डायमीटर को क्या मान लो छोटा डी। अब ये दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है कि भाई ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, भाई ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल है, और फिर ये एंगल के बराबर होगा भाई, समझ रहे हो ना, और ये समझ रहे हो, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, सिमिलर ट्रायंगल है आप बोल सकते हैं। अब सिमिलर ट्रायंगल है तो बीपीटी लगा सकते हैं, तो अपन क्या बोलेंगे देखो, यहां पर छोटा डी बाय बड़ा डी, इसका जो हाइट है और इसका जो हाइट है, छोटा डी बाय बड़ा डी, दोनों का बेस बेस हो गया, ये कितना होगा 22, ये सॉरी ये कितना होगा 20, और ये कितना होगा यहां से यहां 2, है ना, तो क्या कर देंगे 2/20, तो ये डी बाई डी कितना आ गया रेशियो 1/10, ठीक, क्या आ गया 1/10, ये डी बाई डी का रेशियो आ गया। अब ये एरिया का रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि अपने को इंटेंसिटी चाहिए तो पावर अपॉन एरिया होता है, तो एरिया क्या होगा पाई इंटू डी का स्क्वायर, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर ही कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 1/100, तो ये आ गया छोटे एरिया बाय बड़ा एरिया, ये आ गया छोटा एरिया बाय बड़ा एरिया। अब देखते हैं एनर्जी के बारे में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर इंटेंसिटी ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, इंटेंसिटी क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सपोज इंसिडेंट एनर्जी इंटेंसिटी कितनी थी 1.3 किलोवाट, उसको इक्वल टू लिख सकता हूं, ऊपर क्या आ जाएगा एनर्जी या पावर, क्या आ जाएगा पावर या एनर्जी, तो अपन ले लेते हैं पी, पावर अपॉन एरिया, एरिया कौन सा बड़ा है, तो पावर बराबर क्या होगा 1/3 ए, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर इंटेंसिटी को लिखेंगे क्या आई डैश लिखते हैं, एनर्जी का कोई लॉस हुआ क्या, नहीं बोला है ना, ना लेंस एब्जॉर्ब कर रहा है ना कुछ कर रहा है, एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ, तो ऊपर वाला पावर क्या रहेगा सेम रहेगा, बस अलग क्या रहेगा एरिया रहेगा, तो यहां से P बराबर क्या आया
आई डैश ए, दोनों पी पी सेम है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 1.3 बड़ा ए बराबर आई डैश इंटू छोटा है ना। तो हमको तो चाहिए थे आई डैश, इंटेंसिटी चाहिए थी यहां पर, तो कैसे निकालेंगे इंटेंसिटी, आई डैश बराबर 1.3 ए बाय ए। अब ए बाय ए क्या है, उल्टा 100, तो कितना आ जाएगा 130। वो यूनिट सेम रहेगा, किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 130 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया, पक्का। ऐसे टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हैं वैसे, इंटेंसिटी वाला, ठीक। उसमें लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन पूछता था ना, लेंस को आधा काट दिए तो इंटेंसिटी क्या होगी, तो याद रखना इंटेंसिटी एरिया पे डिपेंड करती है, तो जितना एरिया कम हो जाएगा इंटेंसिटी उतनी बढ़ेगी, जितना एरिया बढ़ेगा, वैसे टाइप का। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बच्चों, ये देखते हैं क्या बोला है। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम एयर एट एन एंगल अल्फा ऑन द साइड PQ, तो साइड PQ पे एट एन एंगल अल्फा पड़ रहा है, ऑफ अ राइट एंगल प्रिज्म, कैसा एंगल 90 डिग्री वाला। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे दिया इसका √2, हमको बोला लाइट अंडरगोस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन द प्रिज्म एट द फेस PR, मतलब यहां पे टकरा के क्या होगा इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हमको ये बोला है PR बना है, अल्फा हैज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ 45 डिग्री, यानी अल्फा का वैल्यू जब क्या रहता है 45 रहता है, तब ऐसा हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम लोग को निकालना है थीटा कितना होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है, सिंपल है, देखते हैं निकालेंगे कैसे। तो देखो सबसे पहले यहां पे लगाते हैं स्नेल्स लॉ, है कि नहीं, बाहर एयर है तो क्या लिख सकते हैं 1 साइन अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है 45 बराबर, अब ये लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम क्या है रेयर टू डेंसर मीडियम टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे बेंड हो जाएगी थोड़ा सा, है ना। तो ये वाला एंगल क्या आएगा, छोटा सा एंगल R1, क्या जाएगा एंगल R1, वो निकाल लेते हैं। तो क्या होगा √3 नहीं सॉरी √2 साइन R1, साइन 45 क्या होता है 1/√2, और ये √2, तो साइन R1 क्या गया 1/2, तो R1 का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। क्लियर है, R1 का वैल्यू क्या आ गया 30 डिग्री। अब देखो इसको मिटा रहा हूं, थोड़ा कचरा हो गया यहां पर। अब यहां पर जब लाइट पड़ रही है ना, जब इस फेस में आके, जैसे बेंड होके इस फेस में आके पड़ी, क्या पड़ी इस फेस में आके पड़ी, तो क्या हो गई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। तो आपको पता है एंगल R जो बाहर एंगल ऑफ इमरजेंस कितना हो जाएगा 90 डिग्री लेते हैं, और यहां पे आके पड़ रही होगी, अपन क्या बोलते हैं मिनिमम एंगल चाहिए ना अपने को, तो अपन क्या बोल देते हैं यहां पर एंगल कितना होगा सपोज R2 मान के चलते हैं, कितना होगा R2, तो यहां और यहां लगाते हैं, तो अंदर के लिए √2, तो क्या लिखेंगे √2 साइन R2, √2 साइन R2 बराबर बाहर क्या है साइन 90, ठीक। तो यहां से साइन R2 क्या आ गया 1/√2, 1/√2 मतलब R2 45 डिग्री, मतलब R2 का वैल्यू कितना होना चाहिए मिनिमम 45 होना चाहिए। R1 का वैल्यू कितना आ रहा है 45 के लिए 30, तो ये क्या होता है बच्चों R1 प्लस R2, तो कितना होगा 75, तो नहीं हो सकता। 75 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये 90 है, तो दूसरे वाले 45 और 45 से कम होंगे, समझ रहे हो 75 थोड़ी होगा। तो यहां पर ए राइट एंगल प्रिज्म है, अपन लेंगे R1 माइनस R2, कितना होगा 15 डिग्री। समझ में आई बात, 75 थोड़ी हो जाएगा, R1 प्लस R2 नहीं, R1 माइनस R2, ये कितना आएगा। बाकी ज्योमेट्री भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं ज्योमेट्री भी यहां लगा सकते हैं। देखो ये एंगल 90 होगा, ये एंगल क्या होगा 90। अब ये वाला एंगल कितना आ गया है 45, और ये छोटा सा एंगल कितना है ये 30 डिग्री, ये क्या है 30 डिग्री। अब तो ये 30 है, और ये सपोज ये नॉर्मल बन रहा है ना, ये नॉर्मल था ना ऐसा, ये नॉर्मल है। अब ये 30 है, ये 45 है, तो ये कितना होगा 15, ये एंगल कितना होगा 15। देखो ये 45 है, तो एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, नहीं तो ये तो ये भी हो जाएगा। देखो ये 45 है, यहां एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक,
कौन सा वाले में? अच्छा ये वाला बोल रहे हो ना, ये नॉर्मल है, ये 90 है, तो हाँ इसको क्या बोल सकते हो, ये एंगल 45 है, तो ये एंगल कितना होगा, यहाँ वाला एंगल, ये नहीं, ये एंगल 45 है और सरफेस के अलॉन्ग हो जा रहा था, तो ये एंगल कितना होगा 90। तो ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45, तो ये 45 है और ये 90 है, तो ये कितना होगा 15। ठीक, 90 प्लस 30 ये वाला, 90 प्लस 30 और प्लस, तो ये कितना होगा। ठीक, ठीक समझ में आया? आगे बढ़े। ये क्या हो गया, लाइट गोल हो गया, अरे हाँ अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, कैसा लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, when a small object is placed 30 centimeter away in front of the cut surface of the lens, मतलब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और कट सरफेस के सामने रखा है, तो ये कट सरफेस होगा और इसके सामने रखा हुआ है। ठीक है, कितने दूर, 30 सेंटीमीटर पे, 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, किससे, लेंस से। अब एन इमेज ऑफ डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूस्ड, मतलब मैग्निफिकेशन 2 का है, +2 -2 पता नहीं रियल है कि वर्चुअल, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड लेकिन क्या है 2। फिर ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स सरफेस, ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द लेंस अनदर फेंट इमेज ऑफ ऑब्जर्व्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब इससे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी हो गया, कॉन्वेक्स सरफेस है तो एक वर्चुअल इमेज कहां बन रही है, 10 सेंटीमीटर पे भी बन रही है। ठीक, एक वर्चुअल इमेज कहां पे बन रही है, 10 सेंटीमीटर पे बन रही है। फिर हम लोग को बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो हम लोग को n का वैल्यू निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, फिर फेंट इमेज रियल होगी कि इरेक्ट होगी ये बताना है, तो इरेक्ट तो होगी, रियल होगी कि नहीं है देखेंगे। ठीक है, वैसे इरेक्ट तो रियल नहीं वर्चुअल होनी चाहिए। दूसरा, और फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितना है 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ भी अपने को निकालना है। चलिए देखते हैं सबसे पहले, तो देखो पहला ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पे, और जो लेंस है उसकी इमेज कहां पे बना रहा है, डबल द साइज, तो u और v में रिलेशन कैसा होगा, v डबल होगा, मैग्निफिकेशन बराबर v बाई यू, तो v जो होगा वो 2u होगा डबल, मतलब कहां बनेगी 60 सेंटीमीटर पे बन रही होगी, क्या बन रही होगी 60 सेंटीमीटर में, और इमेज डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूस्ड, ये बोल दिया। ठीक, अब अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं 1/f निकाल लेते हैं। 1/f बराबर क्या होता है 1/v माइनस 1/u, लेंस मेकर फॉर्मूला से, तो 1 फोकल लेंथ अपने को पता नहीं है, 1/v कितना है 1/60 प्लस 60 माइनस माइनस प्लस 1/30, 1/30। ठीक है, तो ये कितना आएगा 1/20, तो फोकल लेंथ कितना हो गया, तो ये बात क्या है, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन क्या है सही है। फिर और चेक करते हैं फर्दर, तो अगला चीज अपने को क्या देखना है इसमें, एन निकालना है, क्या निकालना है एन, तो देखो कैसा सरफेस है प्लेनो कॉन्वेक्स, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, इसका इंफिनिटी, तो फॉर्मूला अपन कौन सा लगाएंगे 1/f वाला, है ना, 1/f बराबर n2 माइनस n1 बाय n1, 1/r माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये लगाएंगे। फोकल लेंथ कितना आ गया 20 आ गया, n2 माइनस n1 बाय n1, n2 कितना दे दिया है वो तो निकालना है, तो n माइनस 1 लिखेंगे, बाहर एयर है, n माइनस 1/1, और ये आएगा 1/r, r रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने को पता है नहीं पता है, तो r लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 1/20 बराबर n माइनस 1/r, ये एक रिलेशनशिप आ गया। ये समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। तो n और r दो अननोन है, उसके लिए अब दूसरा लाइन लिखा हुआ है, क्या लिखा है, अनदर फेंट इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, तो वो चीज निकालते हैं बच्चों। अब लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, सॉरी अब क्या लगाएंगे मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो फोकल लेंथ कितना लेना है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा लेते हैं r/2, तो यहां से क्या लिख देते हैं 2/r,
ठीक, 2/r बराबर 1/v। तो +10 लेंगे और ये माइनस हो जाएगा 1/30। क्लियर है? तो यहां से 2/r का वैल्यू क्या आएगा? 2/r का वैल्यू आएगा 30। 30 कितना होता है? 30 10 300 और 20, तो कितना आएगा बच्चों? सॉरी 300, तो आएगा 2/r बराबर 1/15। तो r बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आया? 30। ठीक, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 आया तो कहां डाल देते हैं 30? यहां पे डाल देते हैं। तो क्या होगा? 1/20 बराबर n-1/30। तो ये गया, ये गया, ये 2 कितना था? 1.5, ये कहां जाएगा? ऊपर। तो n बराबर 1 प्लस 1.5 कितना आएगा? 2.5। तो ये भी सही। रेडियस ऑफ कर्वेचर 45 है क्या? गलत। सी फेंट इमेज इज इरेक्ट एंड रियल, ये बोला है बच्चों। क्या है? इरेक्ट और रियल। तो ये क्या सही बोलता है? ये कॉन्वेक्स जो लेंस होता है, फेंट इमेज मतलब कॉन्वेक्स लेंस ना, ये अगर ये रियल ऑब्जेक्ट है तो इसकी कभी रियल इमेज बनाता है? नहीं बनाता ना। मिरर के पीछे जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? वर्चुअल। तो ये इरेक्ट तो होगी लेकिन वर्चुअल होगी। तो ये बात क्या है? गलत है। तो ऑप्शन होगा ए और डी। समझ में आया? पक्का? बढ़े आगे? क्लियर है? अगला, अरे बाप रे, देखो लग रहा अजीब है लेकिन है एकदम सिंपल। अगर हम लोग को क्या पता है? कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पता है किसका? स्लैब का। ठीक, अब अपन शिफ्ट अभी पढ़े, स्लैब में अभी क्वेश्चन भी बना रहे थे कुछ समय पहले। तो जैसे सपोज ये एक है, फिर उसके बाद दूसरा एक स्लैब है, खूब सारे स्लैब हैं अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रहते, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। और ये बाहर से एंटर कर रहा है। बाहर क्या है? एयर। बाहर एयर है और ये बेंड होते जाता है, शिफ्ट, यानी ये थोड़ा सा ऐसा बेंड होगा, फिर यहां पर आएगा, थोड़ा सा बेंड होगा, फिर बेंड होगा, बेंड होगा, शिफ्ट होकर बाहर निकलता है, निकलता है। तो जो इंडिविजुअल शिफ्ट होते हैं वो डिपेंड क्या करते हैं? बाहर वाले के मीडियम पे डिपेंड नहीं करते। डिपेंड किस पे करते हैं? अंदर वाले पे, है कि नहीं? जो अंदर मटेरियल का है उस पे डिपेंड करते हैं, है ना। हाँ, लेकिन अगर एयर से एंटर कर रहे हैं और एयर में ही बाहर नहीं आ रहे, कोई दूसरे मीडियम में बाहर आने, हाँ, तो थोड़ा सा एंगल क्या रहेगा? टिल्टेड, यानी शिफ्ट शिफ्ट तो होगा लेकिन पैरेलल नहीं रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखते हैं क्वेश्चन बनाने की कोशिश। अ ट्रांसपेरेंट स्लैब ऑफ थिकनेस कितना है? डी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन जेड, दैट इंक्रीजेस विथ जेड। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं जेड क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। Here z is vertical distance inside the slab measured from the top. The slab is placed between two medium of uniform refractive index n1 और n2। ऊपर n1 नीचे n2, दोनों कांस्टेंट है। अब a ray of light is incident with angle theta I from medium 1 and emerges in the medium 2 with refraction of theta f with a lateral displacement of L। तो हमको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। पहले ये वाला चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो देखो सपोज एग्जाम्पल ऐसा ले लेता हूं मैं, 3 मीडियम ले लेता हूं, ऐसा बता रहा हूं, समझाने के लिए ले रहा हूं, क्योंकि जेड का क्या हो रहा है? अलग 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 स्लैब में मान सकते हो, छोटे छोटे डीजेड थिकनेस का अलग अलग स्लैब में मान सकते हो। मैं भी एग्जाम्पल के लिए ऐसा 3 ले रहा हूं, 1 2 और 3, ठीक है। सपोज ये लाइट रे यहां एंटर किया किया, ये एंगल को बोला मैं थीटा। बाहर एयर है, एयर में नहीं है, चलो n1 है, बाहर का मीडियम क्या है? n1। फिर ये n2 है, ये n3 है, ये n4 है, और इधर बाहर क्या है? n5। इधर बाहर क्या है? n5। अगर यहां मैं लगाऊंगा, यहां मैं लगाऊंगा तो क्या लिख सकता हूं? n1 साइन थीटा, और ये जब सब बेंड हुआ तो सपोज एंगल हो गया r1, पहला रिफ्रैक्शन एंगल क्या हो जाएगा? n2 साइन r1, ये हुआ। अब यहां पे इंसिडेंट हुआ कितना? R1 से, क्योंकि पैरेलल स्लैब है, तो ये अगर R1 है तो ये भी क्या होगा? R1 होगा। तो ये R1 है तो फिर क्या लिखेंगे? N2 साइन R1 बराबर N3 साइन R2, फिर N3 साइन R2 बराबर N3 साइन R4, ये चलता जाएगा। तो आप देख रहे हो जो राइट हैंड साइड होता है वही क्या बन जा रहा है? तो अपन बोलते भी तो थे ना ग्लास स्लैब के लिए, N साइन थीटा क्या होता है? कांस्टेंट होता है।
तो लगातार लगाना है तो उसके लिए यहां और यहीं लगा दो डायरेक्ट। कहां लगा दो? वहां और यहां लगा देंगे तो क्या होगा, यहां पर क्या होगा, n1 साइन थीटा आई बराबर n2 साइन थीटा, समझ में? n1 साइन थीटा आई बराबर n2 साइन थीटा f। तो ए ऑप्शन क्या है बच्चों? करेक्ट। आ रही बात सुनने? दूसरा शिफ्ट। अब शिफ्ट क्या होता है? ऊपर मीडियम नीचे मीडियम क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता, खुद कौन सा मीडियम है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि 1/μ2 ही लेते थे, जो सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता था सेकंड वाले का, उसी को लेते थे बाई/μ2 में। तो अपना ये पता है लेटरल शिफ्ट जो होगा वो किस पे डिपेंड होगा? n2 पे डिपेंड होगा क्या? नहीं भाई, बाहर वालों पे कोई मतलब नहीं है, मतलब है किस रिफ्रैक्ट नहीं किस मटेरियल से वो जा रहा है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि फॉर्मूले में सिर्फ वही आता था ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ इसका आता था जिसमें वो एंटर कर रहा था। ठीक है, तो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? Z पे। तो ऑप्शन क्या होगा? A और D। ठीक है, तो ग्लास स्लैब का ये चीज याद रखना बच्चों। ठीक है, एस नहीं, हाँ तो सही है ना, डिपेंड नहीं करेगा तो इज इंडिपेंडेंट। हाँ ये बात तो सही है ना, इंडिपेंडेंट लिखा है क्वेश्चन में, डिपेंडेंट तो लिखा है, क्या लिखा है? इंडिपेंडेंट। तो सही बात है, n2 पे क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट। तो सही ऑप्शन क्या होगा? A C D। ठीक है, ओके, बढ़े आगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन, ठीक देखने से तो अजीब लग रहा है, देखिए देखते हैं कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ये भी ग्लास स्लैब है बच्चों, क्या है? ग्लास स्लैब। तो लगातार कितना भी हो उससे हम लोग को कोई मतलब है नहीं है। हम लोग जानते हैं जहां पर एंटर कर रहा है वहां के लिए स्नेल्स लॉ लिखेंगे, जहां लीव कर रहा है वहां के लिए स्नेल्स लॉ लिखेंगे। काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि ग्लास स्लैब में वही पढ़ रहे हैं अभी अपन। तो देखो, मोनोक्रोमेटिक लाइट इज ट्रेवलिंग इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n बराबर 1.6। तो ये बाहर का जो है वो n क्या है? 1.6। फिर इट एंटर्स अ स्टैक ऑफ ग्लास लेयर फ्रॉम द बॉटम साइड एट एन एंगल 30 डिग्री। मतलब ये कितने एंगल से एंटर किया? इंसिडेंट एंगल भी दे दिया है। ठीक, तो म्यू साइन थीटा तो दे दिया है। अब क्या बोला है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ डिफरेंट लेयर आर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग n माइनस एम डेल्टा एन। जैसे जैसे अपन ऊपर जाते जा रहे हैं तो n 1.6 से वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और कितना कम हो रहा है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ mth स्लैब, मतलब पहला दूसरा तीसरा पांचवा ऐसे टाइप का बढ़ रहा है। तो mth स्लैब का क्या दे दिया है? m माइनस वन, कहा गया, सॉरी कहा गया, अच्छा यही तो है, nm क्या दिया है? n माइनस एम डेल्टा एन। मतलब ऊपर जैसे जाते जा रहे हैं n से कितना टाइम्स कम हो जा रहा है? जैसे चौथा स्लैब है तो 1.6 माइनस 4 इंटू डेल्टा एन, और डेल्टा एन की वैल्यू कितने दे दी है? 0.1। फिर क्या बोला है? द रे इज रिफ्रैक्टेड आउट पैरेलल टू द इंटरफेस। कैसे रिफ्रैक्ट आउट कर रहा है? पैरेलल टू द इंटरफेस। तो पैरेलल टू इंटरफेस मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? 90। और किस मीडियम पे आ रहा है ये? इस m वाले पे आ रहा है। इस m वाले पे क्या हो जा रहा है? पैरेलल हो जा रहा है। ठीक, तो हम लोग को बीच वालों से कोई मतलब, सिर्फ यहां और यहां क्या लगा देंगे? क्योंकि स्लैब है, क्योंकि क्या है? ग्लास स्लैब है। तो यहां के लिए क्या लिखेंगे? देखो 1.6 इंटू साइन 30, 1.6 इंटू साइन 30 बराबर, यहां पर रखते हैं तो यहां पर क्या होगा? m, जहां जिस मीडियम में वो आ रहा है, तो किस मीडियम में आ रहा है? m वाले मीडियम में आ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे? m। तो m मीडियम में क्या है? n माइनस m इंटू डेल्टा एन। इसका मल्टीप्लीकेशन किससे करेंगे? साइन 90। साइन 90 क्या होता है? 1। ये कितना आ गया? 0.8 बराबर n माइनस n का वैल्यू कितना लेंगे? 1.6 माइनस m इंटू 0.1। ये इस तरफ जाएगा तो 0.1 m बराबर 0.8 आ जाएगा। तो m बराबर क्या आ गया? 8। तो 8वें स्लैब में बाहर आ जाएगा। ठीक, तो अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में वही प्रॉपर्टी यूज की है, इस क्वेश्चन में भी वही प्रॉपर्टी यूज करें। क्लियर है बात? पक्का क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट, अगला बच्चों क्या बोल दिया भाई? फॉर एन आइसोसेलेस प्रिज्म ऑफ एंगल ए। आइसोसेलेस प्रिज्म कितने एंगल का? ए। बना लेते हैं भाई, ये बन गया आइसोसेलेस प्रिज्म ऑफ एंगल ए। इट इज फाउंड दैट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे दिया है, इट इज फाउंड दैट एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन भी ए के बराबर है। एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर
करेक्ट। ठीक, चेक करते हैं। तो मिनिमम डिविएशन का फॉर्मूला कब होता है? 2i माइनस ए, ये होता है। और i बराबर क्या क्या होता है? ई के। i बराबर ई के होता है और R1 R2 दोनों बराबर होते हैं और वो किसके बराबर होते हैं? a/2 के। ये अपने को सारी चीजें पता है, जानकारी। ठीक है, अब क्या क्या दिया है? तो पहला बोला है डेल एम बराबर 2i माइनस ए। अब हमको डेल एम का वैल्यू भी खुद क्या दे दिया है? ए। तो यहां से a बराबर 2i माइनस ए, तो यहां से i बराबर a आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, i बराबर आ गया a। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं ऑप्शन रख के। पहला, फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 बराबर है, मतलब ये तो मिनिमम डिविएशन का केस हो गया। इनसाइड द प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म, मतलब जो रिफ्रैक्टेड रे बेस ऑफ प्रिज्म के पैरेलल है। तो ये तो अपन जानते हैं, ऐसा होता ही होता है कि नहीं होता है? जब इंसिडेंट रे मिनिमम डिविएशन का केस में आता है तो I और E क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। और जो रिफ्रैक्टेड रे रहती है वो बेस के क्या रहती है? पैरेलल रहती है। तो ये बात क्या है? सही है, वेरी गुड। ठीक, दूसरा, हमको किसका वैल्यू निकालना है? ए का वैल्यू। किसके टर्म्स में? म्यू के टर्म्स में। तो म्यू का फॉर्मूला लिखते हैं पहले। तो हमको मिनिमम डिविएशन केस दिया है, तो आप लोग पढ़े हैं साइन म्यू बराबर क्या लिख सकते हैं? म्यू बराबर साइन डेल एम प्लस ए बाय 2 बाय साइन ए बाय 2। क्योंकि हमको डेल एम पता ही है, डेल एम किसके बराबर है? ए के बराबर है। डेल एम ए के बराबर है, तो ये वैल्यू भी आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो यहां से क्या लिखेंगे? म्यू बराबर ये आ जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। अभी तो एकदम सिंपल है, साइन ए है तो अपन क्या लिख सकते हैं? 2 साइन ए बाय 2 कॉस ए बाय 2। नीचे क्या है? साइन ए बाय 2 बराबर म्यू। साइन ए बाय 2 साइन ए बाय 2 कैंसिल हो गया, तो क्या है बच्चों? म्यू बराबर 2 कॉस ए बाय 2। तो यह आ जाएगा म्यू बाय 2 फिर कॉस इनवर्स, फिर बाहर 2, ये बराबर आएगा ए बराबर 2 कॉस इनवर्स म्यू बाय 2। तो ये क्या बात है? गलत। ये 1/2 दे दिया, तो ये बात क्या है? गलत है। ठीक है, 2 होने से सही होता। समझ गए? पक्का? अगला, फिर अगला चीज, एट मिनिमम डिविएशन एंगल I1 the refracting angle R1 at the first refracting surface is I/2। ये भी सही है। I का वैल्यू तो A दे दिया है और R1 और R2 किसके बराबर रहता है? A/2 के। और मिनिमम डिविएशन में I और A क्या है? बराबर है, अपन निकाले थे। तो I और A बराबर है तो A/2 ही होगा। तो ये ऑप्शन भी क्या है? सही है। तो A सही है और C सही है। अब डिराइव करके देखते हैं तीसरा वाला क्या बोला है। ठीक है, चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखो एक मिनट। तो तीसरे ऑप्शन में पूछा क्या है? फॉर द प्रिज्म द इमर्जेंट रे एट द सेकेंड सरफेस विल बी टेंजेंशियल टू द सरफेस, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, टेंजेंशियल टू द सरफेस व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द फर्स्ट सरफेस इज इतना। रिलेशनशिप निकाल के देखते हैं। तो देखो बोला क्या है कि भाई ये किसी एंगल पे आ रही है, अपने को नहीं पता कितने पे, ये है I1। ठीक, अब ये टोटल मिनिमम डिवीजन वाला केस तो है नहीं, मिनिमम डिवीजन वाला केस नहीं है क्योंकि I1 और E बराबर नहीं है। तो अब अपन को पता नहीं, तो अपन ऐसा ये आ गया, इसको क्या ले लेते हैं? R1। फिर यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, इसको क्या ले लेते हैं? R2। और ये बाहर कैसा रहा है? टेंजेंशियली, मतलब 90 डिग्री पे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला केस हो गया। क्लियर? अब देखते हैं R2 का वैल्यू क्या होगा। अच्छा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया है? म्यू। क्या दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? म्यू। अब लिखते हैं दोनों केसेस में, दोनों पॉइंट्स में स्नेल्स लॉ लगाते हैं, देखते हैं I1 का वैल्यू वहां से निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं। पहले यहां लगाते हैं बच्चों, यहां लगाएंगे तो क्या आएगा? देखो साइन I1 बाहर एयर है बराबर म्यू साइन R1। ठीक, ये रिलेशनशिप आ गया। यहां पे लगा लेते हैं स्नेल्स लॉ। यहां पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा? म्यू साइन R2। अच्छा, R2 तो अपने को चाहिए नहीं, देख रहे हो ना पीछे में R2 नहीं है ना, R1 R2 दोनों नहीं है, तो R1 के टर्म्स में लिख लेते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? A
-R1 ऐसा लिख सकते हैं, a -R1 बराबर 1। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब अपने को I1 का वैल्यू चाहिए तो यहां से लिखते हैं I1 बराबर क्या आएगा, साइन इनवर्स म्यू साइन R1 ये आएगा, म्यू साइन R1। अब R1 का सब्स्टिट्यूशन वहां से बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बनाएंगे देखो, साइन a माइनस R1 बराबर 1/μ। तो a माइनस R1 बराबर क्या आएगा, साइन इनवर्स 1/μ। तो R1 बराबर क्या आएगा, a माइनस साइन इनवर्स 1/μ। ठीक है, अब उसको कहां डाल देते हैं, यहां पे डाल देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब कैसे सॉल्व होगा। तो क्या डालते हैं, I1 बराबर साइन इनवर्स म्यू तो डल गया है ना, फिर आएगा एक बड़ा साइन अंदर a माइनस साइन इनवर्स 1/μ। ठीक, क्या करेंगे अब, साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला, वो अपना क्या है, साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, वो लगा देते हैं। इसको मिटाता हूं, चलो भाई लगाएं। तो क्या आएगा, I1 बराबर साइन इनवर्स म्यू, म्यू को यहीं रहने दो, साइन ए कॉस, तो कॉस ऑफ, इस सब का वैल्यू आप लोग बताओगे ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आप लोग मैथ्स पढ़ते हो तो आप लोग बताओगे। तो क्या होगा, कॉस इनवर्स नहीं, कॉस ऑफ साइन इनवर्स 1/μ, कॉस ऑफ साइन इनवर्स 1/μ। बीच में क्या है, माइनस, बीच में क्या है, माइनस, तो बीच में आया माइनस। अच्छा, ये म्यू सबके लिए ना, पूरे देश के लिए, बाहर म्यू माइनस, फिर साइन कॉस ए, तो आ जाएगा कॉस ए, फिर साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/μ। ठीक है बच्चों, देखो, तो I1 बराबर आएगा साइन इनवर्स म्यू। अब इसको क्या लिखेंगे, साइन ए, ठीक, और साइन इनवर्स 1/μ को क्या लिख सकते हैं, है ना, अंडर रूट म्यू स्क्वायर बाय 1 माइनस, भाई साहब पांचों मत बोलो, एक जन वही कोई चुप, अंडर रूट 1, ठीक है, आगे ये, अब इसके बाद क्या करते हैं, कहा क्या करना है, और वो तो क्या है ना, हाँ, माइनस क्या आएगा, कॉस है, और ये 1/μ, ये मेरे को पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये 1/μ। अच्छा, साइन ए का ट्रायंगल लेके कर देते हैं ना, वैसे ही तो बनाते हैं ना, ट्रायंगल लेके करते हैं, ठीक, बहुत जबरदस्त। ठीक है, अगला, अब म्यू को क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो I1 बराबर क्या आएगा, साइन इनवर्स, ये म्यू स्क्वायर है नीचे, तो म्यू कहां जाएगा, बाहर, और ऊपर क्या जाएगा, यहाँ म्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये म्यू बाहर आके म्यू से क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या आएगा, साइन ए अंडर रूट म्यू स्क्वायर -1। ये म्यू अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो भी कट जाएगा, क्या आएगा, ये आएगा I1 का वैल्यू का, देख लेते हैं क्या रहा है इतना, ये क्या रहा है, म्यू के टर्म्स में भी नहीं आ रहा है। अब म्यू को किसके टर्म्स में लिखना है, ठीक, अपने को पता है R1 बराबर, R1 को A के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, R1 को क्या के टर्म्स में लिख सकते हैं, A/2। R1 का वैल्यू क्या ले लेंगे, A/2। ठीक, नहीं A/2 क्यों लेंगे, वो तो मिनिमम डिविएशन के लिए था। यहीं पर देखते हैं, एक मिनट, कहाँ गया, ये आया साइन ए कॉस ए, तो आ गया, बस अब किसको चेंज करना है अपने को, इसको,
तो म्यू और ए में रिलेशनशिप चाहिए। क्या में रिलेशनशिप चाहिए? म्यू और में। अच्छा म्यू तो कांस्टेंट है ना, ए के टर्म्स में तो रिलेशनशिप आ ही चुका था, मिनिमम डिविएशन के केस से ही तो आया था। म्यू और ए में रिलेशनशिप ना, म्यू आई आर वन के रिलेशनशिप नहीं है, म्यू और ए में रिलेशनशिप चाहिए। म्यू और ए का रिलेशनशिप तो अपन निकाल चुके थे, क्या आया था? ओ कॉस स्क्वायर टू, सॉरी हाँ, टू कॉस इनवर्स बराबर ए, ये आया था। ठीक है, तो यहां से ये आ जाएगा क्या? ए बाई टू, यहां से ए बाई टू आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? कॉस ए बाई टू बराबर म्यू बाई टू, ये आएगा कॉस ए बाई टू बराबर म्यू बाई टू। तो यहां से अपन क्या करेंगे? म्यू स्क्वायर माइनस वन का वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, चलिए निकालिए, सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक, तो म्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसको टू को भी इधर ही भेज दो, तो क्या हो जाएगा? 4 कॉस स्क्वायर ए बाय टू, है ना? तो माइनस वन तो माइनस वन ही रहेगा, तो म्यू स्क्वायर की जगह वो लिख देंगे, तो अंडर रूट वही आ गया, 4 कॉस स्क्वायर ए बाय टू, इसकी जगह क्या रख देंगे? 4 कॉस स्क्वायर ए बाय टू माइनस वन, खत्म, आ गया। तो ये ऑप्शन क्या है? सही। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही? ए सही, सी सही, डी सही, बस गलत क्या है? बी। समझ में आई बात? पक्का? अगला क्वेश्चन बनाए बच्चों लोग, समझ में आ रहे हैं ना? चलिए पक्का अगला क्वेश्चन ये बनाते हैं। क्या बोला है? अ स्मॉल मिरर ऑफ इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ अ थिन कॉन्वेक्स लेंस। तो ये थिन कॉन्वेक्स लेंस है, 50 सेंटीमीटर इधर रखे, और फोकल लेंथ 30। अ कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 100, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना? 100। तो 100 रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखा है, इज प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। ठीक है, द मिरर इज टिल्टेड सच दैट द एक्सिस ऑफ द मिरर मेकिंग ए 30 डिग्री, यानी वही मिरर को टिल्ट करना बच्चों। तो कॉन्सेप्ट याद है? मिरर को टिल्ट करते थे तो क्या होता था? मिरर को थीटा एंगल टिल्ट करोगे तो इमेज 2 थीटा एंगल टिल्ट हो जाती थी। आ रही बात समझ में? चलिए देखते हैं फिर, अब आगे बढ़ते हैं। तो ओरिजिन में क्या रखा हुआ है? कॉन्वेक्स लेंस। हमको यह बताना है, इफ द ओरिजिन कोऑर्डिनेट इज टेकन टू बी द सेंटर ऑफ द लेंस, द कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्स वाई एट विच द इमेज विल बी फॉर्म्ड कहां होगा? ठीक है, तो बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्ट है, उसका कहां बनेगा? एक इमेज बनेगा, किससे? लेंस से, वो निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं 1 बाय फोकल लेंथ प्लस 30 बराबर 1 बाय वी, वी अपने को पता नहीं है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1 बाय 50। तो 1 बाय वी बराबर कितना आएगा? 1 बाय 50, सॉरी 1 बाय 30 माइनस 1 बाय 50, तो आ जाएगा 1 बाय वी बराबर 1 बाय 75। तो वी बराबर क्या आएगा? 75 सेंटीमीटर, मतलब वर्चुअल इमेज 75। तो ये 50 है, तो वर्चुअल इमेज यहां कहीं बनेगी, इस, सॉरी रियल इमेज, रियल इमेज इसके लिए कहां बनेगी? यहां से 75, तो इस क्या बोलते हैं मिरर से कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर होगी। ठीक, अब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी किसके लिए? मिरर के लिए। अभी टिल्ट नहीं किया, अभी मानना सीधा है, अभी मानना मिरर का एक्सिस क्या है? सीधा है, तब के लिए। फिर पोल है ना, थीटा टिल्ट हो रहा है तो फिर टिल्ट करवाएंगे। अभी क्या मान लो? सीधा है। अब सीधा है तो अपन क्या लगाते हैं यहां पर? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता है 1 बाई एफ बराबर 1 बाई वी प्लस 1 बाय यू। अब फोकल लेंथ, मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 100, तो कितना हो जाएगा? 50। और ये क्योंकि सपोज सारे डिस्टेंसेस कहां से नापे जाते हैं? पोल से। तो अपना ऑब्जेक्ट भी अभी किधर रखा हुआ है? जिस तरफ इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे यहीं से आ रहा है ना, लेंस से रिफ्रैक्ट होके, तो जिधर इंसिडेंट रे उधर ही है, तो यू भी पॉजिटिव, एफ भी पॉजिटिव, दोनों चीज पॉजिटिव। तो 1 बाय 50 बराबर 1 बाय वी, वी अपने को पता नहीं है, प्लस 1 बाय 25। तो 1 बाय वी बराबर क्या आएगा? 1 बाय 50 माइनस 1 बाय 25। ठीक है, क्या आया? तो ये कितना हो गया? माइनस 1 बाय -1/50 आ गया बच्चों। क्या गया? -1/50। ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो इमेज -50 मतलब ये इसके सेंटर पे बन गई, बनी कि नहीं बनी? ये क्या बन गई? इसके सेंटर पे। अब बताओ ये कितना है? 50, अभी 50 है।
अब आप क्या किए, इसको टर्न कर दिए थीटा डिग्री, कितना 30 डिग्री। तो ये थीटा प्लस थीटा इमेज जो है इतना 2 थीटा एंगल टिल्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये हो जाएगी 60 डिग्री। ये एंगल कितना आ जाएगा बच्चों? 60 डिग्री। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ठीक। और ये 50 था, ये क्या था? 50। तो इधर डायग्राम एक फिर से बना रहा हूं ऐसा ताकि समझ में आए। तो ये सपोज मिरर थी, ये 50 था, ये इधर बन गया, तो ये 50 हो गया, ये 50 ऐसा टर्न हो गया, कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो ये क्या बन गया? x, y। और ये 60 डिग्री है, क्या ड्रॉप कर देते हैं? परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉप किए? तो देखो y कोऑर्डिनेट तो सिंपल आ गया, कितना? 25√3। साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो 50 √3/2 कितना आ गया? 25√3। कितने ऑप्शन में? है ना, y 25√3 है। x देख लो, ये क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा, cos 60 1/2। और ये लेंस और इसके बीच में कितना था? 50। तो यहां से ये इमेज का x कितना आ जाएगा? 25। तो 25,25√3 ऑप्शन ए। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो ये यूज कर लिया। क्लियर है? ठीक है, बढ़े आगे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन ये बनाते हैं। ठीक है, क्या बोला है? अ मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट एट इंसिडेंट एन एंगल 60 डिग्री, वन ऑफ द फेस ऑफ अ इक्वलेटरल प्रिज्म, मतलब 60 60 60। चलिए बढ़िया है। ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n एंड इमर्जेस फ्रॉम अपोजिट फेस मेकिंग एन एंगल थीटा n। ठीक है, थीटा n मतलब थीटा एंगल बनाते हुए लीव कर रही है विथ नॉर्मल। फॉर n बराबर √3 द वैल्यू ऑफ थीटा इज 60। जब n का वैल्यू क्या रहता है? √3, तो इमर्जेंट एंगल कितना है? 60 डिग्री। हमको d थीटा बाई डी एन का वैल्यू निकालना है, मतलब n जो बोला है वो वेरिएबल माना गया है। n क्या माना गया है? वेरिएबल। ठीक, तो n अगर वेरिएबल होगा बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस भले सपोज कांस्टेंट है, n अगर वेरिएबल होगा तो ये r1 का वैल्यू अलग अलग आएगा, r1 अलग आएगा तो r2 अलग आएगा, R2 अलग आएगा तो एंगल ऑफ इमरजेंस भी अलग आएगा। तो इमरजेंस ऑफ एंगल भी फंक्शन क्या होगा? n का ही एक फंक्शन होगा, इसीलिए ऐसा लिखा देखो, थीटा इज अ फंक्शन ऑफ n। ठीक, अपन क्या करते हैं, प्रिज्म है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, स्नेल्स लॉ लगाते हैं दोनों एंड में। पहले क्या लगाते हैं? इस एंड पे, देखते हैं क्या होता है। तो बाहर एयर है तो क्या लिखेंगे? 1 sin i, 60 डिग्री है, i लिख लेते हैं, 1 sin 60, 1 sin i बराबर n sin r1। ठीक है, अब r1 का वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। r1 का वैल्यू क्या होगा? ठीक, तो जब n का वैल्यू कितना दिया है? √3, तब r1 का वैल्यू क्या होगा? यहां से निकल जाएगा। हर r1 नहीं निकलेगा, बस √3 पे r1 का वैल्यू निकल जाएगा, वो निकाल लेते हैं। तो क्या होगा? साइन 60 बराबर √3 साइन r1। तो ये √3/2 होता है, तो r1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। कब? इस केस में जब n चेंज होते होते √3 होता है, तब के लिए, है ना। चलो, अब ये एक चीज है हमको निकालना है। यहां n वेरिएबल है बच्चों, r1 भी वेरिएबल है और साइन आई वेरिएबल नहीं है। ठीक, और हमको निकालना है डी थीटा बाई डी एन, यानी थीटा भी चाहिए। तो यहां पर भी क्या लिखते हैं? दूसरे पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं। यहां के लिए क्या लिखेंगे? देखो, n साइन r2, r2 को क्या लिख सकता हूं? 60 माइनस r1, 60 माइनस r1 बराबर 1 साइन थीटा। ये आ गया। अब हमको डी थीटा बाई डी एन चाहिए, तो दोनों को क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करके देखते हैं, डी एन डी टी। पहले इसको करते हैं। अच्छा, आई हमेशा क्या है? 60 डिग्री बोला है, तो डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा? 0। एन तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, साइन r1 का कॉस r1 डी r1, कॉस r1 डी r1 प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये आ गया इसको डिफरेंशिएट करने से। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, कॉस 60 माइनस r1 और माइनस लगेगा बाहर, क्यों? चेन रूल, इंटू
dr1 प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो सेकेंड क्या है, साइन 60 माइनस r1 इंटू dn बराबर साइन थीटा का कॉस थीटा डी थीटा। ये समझ में आया कि नहीं है? पक्का। अब हमको चाहिए dn और डी थीटा, क्या नहीं चाहिए, dr1। अच्छा अच्छा, देखो देखो देखो, ये r1 है, वो जब √3 था तो कितना आया है, 30 डिग्री, मतलब ये r1 30 है, तो 60 माइनस 30 भी कितना होगा, तो देखो इसके जगह, यानी इसको इक्वेशन के इधर ले आओ तो ये माइनस में आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, तो माइनस कॉस r1 dr1 साइन r1 dn के बराबर है, माइनस कॉस ये भी 30 हो गया, 60 माइनस 30 कितना था, 30 होता है, तो ये भी सेम चीज है dr1, तो उसकी जगह भी क्या लिख सकते हैं, साइन r1 dn। देखो इसकी जगह सीधा ही लिख देते हैं, एकदम dn में ही रिलेशनशिप आ गया, तो क्या लिखेंगे, देखो साइन r1 dn, साइन r1 dn प्लस साइन 60 माइनस r1 dn बराबर cos थीटा डी थीटा। अब देखो r1 का वैल्यू एट √3 जब ले ले बोला है तो कितना दे दिया है, 30 डिग्री, साइन 30 1/2, तो कितना आ गया, dn/2 प्लस 60 माइनस 30 30, साइन 30 फिर से 1/2, तो क्या गया, dn/2 बराबर cos थीटा का वैल्यू क्या लेने बोला था, कहीं तो दिया था, फॉर थीटा इन का, थीटा इज 60, यहां पर थीटा इज 60, तो थीटा 60 हो गया, cos 60 1/2, तो ये भी कितना आ गया 1/2, तो 1/2 डी थीटा, तो dn बराबर डी थीटा बाय 2, तो डी थीटा बाय dn क्या आ जाएगा बच्चों, 2, तो इसका आंसर क्या होगा 2। क्लियर, पक्का, समझ में आया कि नहीं आया, तो ऐसे बनाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, बढ़े आगे, पक्का। चलिए अगला, अगला क्या, पैराग्राफ क्वेश्चन है, देखो भाई, लाइट गाइडेंस इन एन ऑप्टिकल फाइबर कैन बी अंडरस्टूड बाय कंसिडरिंग अ स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग ऑफ थिन सॉलिड ग्लास सिलेंडर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, ये बीच वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, कवर्ड बाय अ मीडियम ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, वही रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर ज्यादा है तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। फिर क्या बोला है, द लाइट गाइडेंस इन द स्ट्रक्चर टेक्स ड्यू टू द सक्सेसिव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट इंटरफेस ऑफ द मीडियम n1 and n2 as shown in figure, all the rays with the angle of incidence I less than a particular value im, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा जिसके लिए अपन क्या करा सके, अंदर में ये वाला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाना है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, थीटा सी बोल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा सी हो जाएगा, 90 माइनस थीटा सी हो जाएगा, और फिर यहां पर स्नेल्स लॉ लगा के, थीटा सी तो पता ही रहेगा, n1 n2 पता है तो थीटा सी अपने को पता रहेगा, उससे फिर अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे, है ना। फिर confined in a medium of refractive and the numerical aperture Na of the structure is defined as sin im, numerical aperture क्या है, sin of im, ठीक। ऐसा ये मत सोचना कि सिलेबस से बाहर न्यूमेरिकल अपर्चर अपन देखे नहीं, तो एडवांस में ऐसा होगा भाई, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन तो लिख दिया है, Na का वैल्यू है क्या, साइन im, im यानी मैक्सिमम एंगल जिसके लिए वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बना के क्वेश्चन क्या पूछा है। तो पहला पार्ट, फॉर द टू स्ट्रक्चर S1, पहले स्ट्रक्चर S1 बनाए जिसमें n1 n2 की वैल्यू ये दी गई है, S2 n1 n2 की वैल्यू ये दी गई है, taking the refractive index of water to be 4/3 and that of air to be 1, the correct option are Na of S1 immersed in water is same as that of S2 immersed in liquid of refractive index इतना, मतलब पहले तो एयर में रखेंगे, तो बच्चों यहां जब स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो एयर का n यूज करेंगे, और जब मीडियम लेंगे दूसरा तो यहां पर अलग यूज करेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर im की वैल्यू चेंज होगी, जब एयर में ये चीज, ये एयर में ये स्ट्रक्चर को रखें तब, और जब उसमें रखेंगे क्या बोलते हैं वाटर में रखेंगे तब, दोनों के लिए क्या होगा, im का वैल्यू अलग होगा। तो अपन एक जनरल फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं इससे, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या लगाते हैं, स्नेल्स लॉ,
स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो देखो क्या लगेंगे। तो मान के चलो अपन यहां बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी n मान के चलो, क्योंकि n का वैल्यू फिर 1 डाल देंगे और फिर वो जो 16 क्या 5 15 4 3 क्या क्या दिया था वो डाल देंगे। ओके, अब देखो n ले लो, तो यहां के लिए लगाते हैं तो क्या लिखेंगे, n साइन i बराबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है तो क्या होगा, n1 साइन थीटा सी, सॉरी क्या, साइन 90 माइनस थीटा सी। तो n साइन i बराबर क्या लिख सकते हैं, n1 कॉस थीटा सी, ये लिख सकते हैं। तो साइन i का वैल्यू क्या आ जाएगा, n1 बाय n इंटू कॉस थीटा सी। अब कॉस थीटा सी का वैल्यू निकालते हैं। ठीक, हमको ये तो पता है साइन थीटा सी क्या होता है, n1 टू एन, डेंसर वाले का नीचे रहता है, रेयरर वाले का ऊपर रहता है, तो पता है ना साइन थीटा सी बराबर n2 बाय n1। तो कॉस थीटा सी क्या हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका भाई साइन थीटा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर क्या हो गया n2, हाइपोटेनस क्या हो गया n1, तो n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर का अंडर रूट। तो कॉस थीटा सी को क्या लिख सकते हैं, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर का अंडर रूट बाय, ठीक है, यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या आएगा, अच्छा n1 से n1 कट गई तो क्या बचेगा, इंटू कॉस थीटा सी, ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर बाय n। क्लियर है बच्चों, पक्का। तो यही क्या है, na साइन ऑफ i, इसी को क्या लेने बोला है, na का वैल्यू क्या आ गया, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर का अंडर रूट बाय n। ठीक है, पक्का। चलिए अब न्यूमेरिकल अपर्चर निकालते हैं, ये वैल्यू याद रखना पहला। तो na का वैल्यू अपन क्या लिखे थे, अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर बाय n। n बाहर वाला था जो एयर था या जो भी था, और ये था। अब क्या बोला है, न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ S1 स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 1 में क्या है, n1 n2 का वैल्यू ये दोनों लेना है। इमर्ज्ड इन वाटर, वाटर मतलब n का वैल्यू क्या ले लेना है, 4/3, इमर्ज्ड इन वाटर। तो क्या आया, इज सेम, अच्छा दूसरे लिक्विड जब n का वैल्यू ये ले लेंगे तो क्या होगा, अपने को ऐसे निकाल के देखना है, स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2। तो स्ट्रक्चर 1 के लिए लिखते हैं जब कहां पे डूबा है, पानी। तो देखो n1 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा 45/16, 45/16 माइनस n2 का स्क्वायर 9/4 का अंडर रूट बाय 4/3, कितना आया 16 और 4 कितना हुआ 16, 4 4 जा 9 4 जा 36, 36 माइनस 9, तो 9/16 का अंडर रूट इंटू 3/4 कर देते हैं, बाहर आएगा क्या होगा 3/4 इंटू 3/4, तो क्या आ गया 9/16 आ गया। ठीक है, तो इसके लिए लिख लेते हैं क्या है 9/16, है ना। अब लिखते हैं H2, H2 को कहां डुबा दिए, पता नहीं क्या में डुबा दिए, 16 3 इंटू रूट 15 में। तो क्या लिखेंगे देखो n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, तो कितना आएगा 64/25 माइनस 49/25 का अंडर रूट इंटू, ये नीचे रेसिप्रोकल होगा तो क्या आ जाएगा 3√15/16। ठीक है, 64 माइनस 49 16, 16 की 15, 15, तो क्या आएगा √15/5 इंटू 3√15/16। ठीक, 15 15 15, 5 तिया 3 तिया 9, 9/16 वही आया। तो ए पार्ट क्या है बच्चों, सही। क्लियर, पक्का, ऊपर से तो नहीं है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर अब मेरे ख्याल से बाकी ऑप्शन तो अपना निकाल बता देते हैं, छोड़ो, जनता के लिए है ना, वीडियो भी चल रहा है। हाँ ठीक है, तो Na ऑफ S1 इमर्ज इन अ लिक्विड ऑफ 6/15। तो फिर से अब मेहनत करेंगे और क्या करेंगे, तो देखो क्या दे दिया है,
Na ऑफ S1, स्ट्रक्चर 1 को अब कहां डुबाए? प्लेस्ड इन एयर, प्लेस्ड इन एयर। तो एयर में प्लेस किए तो कितना आया था? 3/4 आया था ना। एयर में प्लेस किए तो कितना आया था? 3/4। और H2 इमर्ज्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/15। तो सिंपल H2 का कितना आया था? √15/5 आया था। यानी वो जो ये सॉल्व किए थे, अच्छा मिटा दिया मैं। n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर क्या आया था? √15/5 आया था। उसमें इंटू क्या कर देंगे अभी? √15/4। ठीक है, तो कितना आएगा? 15/5 इंटू 4 तो कितना आएगा? 3/4। तो पहले भी क्या था? 3/4। तो ये बात भी क्या है? सही। ये बात भी क्या है? सही। क्लियर है? सॉरी ये बात नहीं, सी बात। सी बात क्या है? सही है। बी बात ये देख लेते हैं, ठीक है। तो बी में S1 इमर्ज्ड इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 6/15। तो S1 के लिए क्या आया था? वो n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर 3/4 इंटू √15/6। 3 2 जा तो √15/8 आएगा। ठीक है। दूसरे के लिए क्या आया था? √15/5 इंटू H2 के लिए क्या इंटू करेंगे? वाटर। वाटर क्या होता है? 3/4। ठीक। तो क्या ये आ रहा है √15/8? नहीं आ रहा है। तो ये बात क्या है? गलत। तो ए सही है और सी सही है। डी देखते हैं। डी क्या है? Na of S1 placed in air, Na of S1 placed in air is same that of S2 placed in water। तो S1 का ये कितना आया था? 3/4 आया था। और इसको वाटर में प्लेस करते हैं तो H2 कितना आया था? √15/5 इंटू वाटर। तो 3/4 करेंगे तो ये बराबर आएगा? नहीं आएगा। तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन सही क्या है? ए सी। ऑप्शन सही क्या है? ए और सी। क्लियर है बच्चों? अब आते दूसरे बात पे। क्या पे आते हैं? दूसरे बात पे। ठीक। अभी Na का वैल्यू क्या निकाले थे अपन? न्यूमेरिकल अपर्चर, है ना। तो स्ट्रक्चर 1 के लिए अगर दोनों को एयर में प्लेस कर दे, मान लो ऐसे एयर में प्लेस कर रहे हैं, तो इस एक के लिए कितना आया था? Na1। और Na2 कितना आया था? √15/5। ठीक। और ये किसके बराबर था? साइन आई के बराबर, है ना। ये साइन Im1 पहले के लिए, साइन Im दूसरे के लिए। ठीक। नहीं तो फिर इससे ज्यादा होने से भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना नहीं है, क्योंकि उधर पर जाके क्रिटिकल एंगल से फिर कम हो जाएगा। तो क्या होगा? लाइट रे आर पार हो जाएगा। ठीक है। तो देखो अब आप सोचो 3/4 मतलब साइन का वैल्यू 3/4 के आसपास है। ये बड़ा है कि ये बड़ा है? √15 कितना होगा? जैसे 5 से इसको रूट के अंदर भेज दो ना, तो ये कितना हो जाएगा? 15/25। तो 5 3 जा 5 5 जा। ठीक है। तो 3/5। तो 3/5 का अंडर रूट। √3 कितना होता है? 1.73। और √5 कितना होता है? 2.2। कितना लेते हैं? 2.2 2.3 2.2 2.2 ले लेते हैं। ठीक। 2.44 जा कितना? 24 24 कितना होता है? 24 24 बड़ा हो जाएगा। 22 22 22 22 जा। और 23 23 जा तो ऊपर हो जा रहा है। तो 22 2.2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों? 2.2। तो डिवाइड करते हैं 173 और 220 को, पॉइंट लगा 0। तो लगभग कितना आएगा? 220 6 7 8 दूनी 16 होता है ना। 220 इंटू 8 800 8 2 जा 16 8 2 जा 16 17 लगभग 0.8 टाइम्स आ रहा है। और 3/4 कितने टाइम्स आ रहा है? 0.7। मतलब ये Im जो पहले वाले का है वो छोटा है Im2 से। Im पहले वाले का Im2 से छोटा है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। इफ टू स्ट्रक्चर ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन एरिया बट डिफरेंट न्यूमेरिकल अपर्चर्स Na1 एंड Na2 आर टेकन। और बोला क्या है? Na1 ग्रेटर देन Na2। अच्छा सॉरी तो उल्टा ही दी। Na1 ग्रेटर देन Na2 को बोल दिया। आर जॉइंड लॉन्गिट्यूडनली, न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द कंबाइंड स्ट्रक्चर क्या होगा? कंबाइंड स्ट्रक्चर का न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होगा, ये हमको पूछा है। अब आप खुद सोचो, सपोज ये एक पहला स्ट्रक्चर है, ठीक, और लॉन्गिट्यूडनली इसके साथ क्या जोड़ दे रहे हैं?
दूसरा स्ट्रक्चर, लॉन्गिट्यूडनली क्या जोड़ दे रहे हैं, दूसरा स्ट्रक्चर। भाई इसके लिए Na1 है और इसके लिए Na2 है। अब आपको पता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए मैक्सिमम वैल्यू तय है कि इंसिडेंट रे का कितना एंगल हो सकता है, कितने इंसिडेंट रे कितने एंगल पे एंटर कर रहा है। आईएम फिक्स होता है ना, क्योंकि उससे ज्यादा लोगे तो आप क्या होगा, ऊपर पार्ट में जो N1 N2 इंटरफेस के बीच में जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो थीटा सी से छोटा हो जाएगा, और थीटा सी से अगर छोटा हो गया क्रिटिकल एंगल, तो फिर क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, लाइट ऊपर चले जाएगा। ठीक है, अभी बोल दिया है क्वेश्चन में Na1 इज ग्रेटर देन Na2। क्या बोल दिया है, Na1 इज ग्रेटर देन Na2, मतलब जिसका Na ज्यादा उसका Im1 बड़ा होगा Im2 से, Im1 बड़ा होगा Im2 से। अब आप खुद सोचो, अगर पहले A को रखते हैं और बाद में B को रखते हैं, पहले A को रखते हैं बाद में B को रखते हैं, और लाइट को एंटर कराते हैं, तो लाइट जो एंटर हुई मैक्सिमम Na1 के हिसाब से एंटर होगी, बड़े वाले एंगल पे, क्योंकि Na1 ज्यादा है। थीटा बड़ा है कि नहीं बड़ा है, थीटा क्या है, बड़ा है। ये रिफ्रैक्ट होगा और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पहले में तो हो जाएगा। और जब ये दूसरे पे एंटर करेगा, जब ये किस पे एंटर करेगा, दूसरे पे एंटर करेगा, तो फिर वो जो एंगल होगा सेकंड वाले के लिए तो काफी नहीं है, Na2 के लिए काफी। भाई ये Im1 बड़ा है तो बड़े के हिसाब से एंटर किया, और Im2 क्या है, छोटा है। Im2 क्या है, छोटा है। अब Im2 अगर छोटा होगा तो यहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं ना, ये लाइट कहां चली जाएगी। तो पहले अगर हम Na2 को लगाएंगे और बाद में Na1 को लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि Na2 के हिसाब से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक, जब लाइट यहां एंटर करेगी तो न्यूमेरिकल अपर्चर कितना था, Na2 का तो छोटा ही था ना, Na2 का छोटा ही था। तो अब जो सेकंड एंगल मिल रहा है वो तो इसके रेंज में मिल रहा है ना, जो Im1, तो सपोज ऐसा एग्जांपल के ले लेते हैं, Im1 45 डिग्री है और Im2 30 डिग्री है। तो भाई अगर 30 डिग्री से एंटर कर रहा है तो दूसरे में 45 से कम कितना भी एंगल हो उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, होगा कि नहीं होगा। तो भाई जब 30 से एंटर करेगा तो होगा ही होगा, हरी बात समझ में। लेकिन पहले केस में अगर एंटर कर रहा है 45 वाले से एंटर किया, तो दूसरे में भी वो 45 से एंटर करेगा, लेकिन दूसरे Na2 के लिए तो 30 डिग्री था Im, अब 30 डिग्री से ऊपर आ गया तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो न्यूमेरिकल अपर्चर किस पे डिपेंड करेगा, जिसका Na छोटा हो, और टोटल अपर्चर का भी न्यूमेरिकल अपर्चर वही रहेगा। तो क्या होगा इसका आंसर, समझ में आया, पक्का क्लियर है बात, ऊपर से तो नहीं है, समझ आ रहा है ना क्या होगा। ये सब डिपेंड कर रहा है किस पे, कि भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ होगा तभी तो लाइट गाइड होगी आगे, नहीं तो गाइड क्यों होगी। अब पहले वाले का सपोज 45 डिग्री है, दूसरे वाले का सपोज 30 डिग्री, तो पहले वाले में 45 डिग्री के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और दूसरे वाले में 30 से ज्यादा में नहीं होगा, कम में हो जाएगा, 30 से ज्यादा में नहीं होगा। अब पहले वाले के लिए 45 में हो रहा है, तो 45 से कम में होगा, 45 से ज्यादा में नहीं होगा। तो 45 से कम एंगल में अपन भेज दिए यहाँ, फिर ये गाइड होके यहां पर आया, अब इसके लिए भी वो 45 पे एंटर कर रहा है, 45 पे एंटर कर रहा है, लेकिन ये तो कहां तक है, 30 के लिए ही गाइड कर पाएगा, 30 से ऊपर के लिए गाइड नहीं कर पाता, तो वहां से वहां तक पहुंचेगा, दूसरा ट्यूब में पहुंचेगी। तो हम लोग को पहले Na2 को रखना पड़ेगा, बाद में फिर 30 डिग्री इसके लिए, तो दूसरे वाले के लिए भी क्या रहेगा 30, सेम Na2 साइन 30 ही रहेगा। हरी बात समझ में, तो कम वाले का लेना है, तो ओवरऑल कम वाले का हिसाब से होता है, किसके हिसाब से, Na2। ये समझ में आया कि नहीं है बच्चों, पक्का, बढ़े आगे। चलिए अगला सवाल क्या बनाते हैं बच्चों, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखिए, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। कंसिडर अ कॉन्केव मिरर एंड अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस है सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 1.5, इसका 1.5, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इच, मतलब इसका भी f कितना है 10, इसका भी f कितना है 10, separated by a distance of 50 centimeter in air. As shown in figure, an object is placed at a distance of 15 centimeter from the mirror. मान लिए, फिर the erect image formed by this combination has magnification m1. When the setup is kept in the medium of refractive index 7/6, the magnification becomes m2. हमको ये बताना है m1 और m2 क्या होगा, ठीक।
चाहे दो लेंस रहे, चाहे दो मिरर रहे, जैसे दो दो रिफ्लेक्शन या दो, एक बार रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो आप जानते हैं ना एम नेट कैसे निकालते हैं? पहले तो एम वन इंटू एम टू, ये आपको पता है। एम नेट कैसे निकालते हैं? एम वन इंटू एम टू। तो पहला एम वन निकालते हैं, फिर पूरे को इमर्स कर देंगे दूसरे मीडियम में। अच्छा, दूसरे मीडियम में इमर्स करेंगे तो रिफ्लेक्शन वाले से कोई फर्क पड़ेगा? है ना, लेंस में फर्क पड़ेगा, क्योंकि लेंस का फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग मीडियम चेंज हो गया। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अपन बना के देखते हैं। पहले क्या निकालते हैं? एम वन इंटू एम टू। तो एक इमेज, अच्छा और एक चीज, अब पहले इससे रिफ्लेक्शन हो रहा है कि इससे हो रहा है, इसका आइडिया अपने को नहीं है, लेकिन हमको बोला है क्या इमेज बन रही है? इरेक्ट। क्या इमेज बन रही है? इरेक्ट। तो देखो ये जो है ये रिफ्लेक्शन करेगा, और ये 15 पे रखा है, फोकल लेंथ 10 है, तो बिटवीन सी एंड एफ ही रखा हुआ है, तो ये बनाएगा कैसी इमेज? इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। उसकी जो रेज है वो कहां पे पड़ेगी? फिर लेंस पे पड़ेगी। तो लेंस के लिए कैसा है? इन्वर्टेड। तो ये कैसा बन जाएगा? इरेक्ट। ये भी रियल इमेज बनाएगा। कब? जब ये जो फाइनल इमेज बन रही है वो 10 से दूर होगी, तब तो रियल बनाएगा। नहीं तो ऑप्टिक सेंटर उसके बीच में आ गई तो कहां बनाएगा? तो पहले इससे रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाद में इससे, या इससे रिफ्लेक्ट कर रहा है बाद इसमें, ये डिपेंड करेगा कि पहला रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद इमेज कहां बन रही है। ये हमको ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है? अब हिट एंड ट्रायल दोनों चीज देखना पड़ेगा। तो अब अगर पहले ही में हिट हो गया तो फिर आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, तो देखो सपोज पहले क्या के लिए बना लेते हैं? पहले मिरर के लिए बना लेते हैं। क्या के लिए बना लेते हैं बच्चों? मिरर। तो मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला क्या होता है आजकल? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अरे भाई साहब, हाँ 1/, फोकल लेंथ क्या होगा? देखो इंसिडेंट रे कहां जाएगा? इधर से इधर। ऑप्टिक सेंटर फोकल लेंथ किधर लगेगा? इधर 10 -10। क्या लिखेंगे? -10 बराबर 1/v। v कहां बन रहा है अपने को पता नहीं है। u क्या है? वो भी नेगेटिव, -1/15 हो गया। इधर गया तो 1/15 -1/10 बराबर 1/v। तो 15 10 150 और 10 -15 बराबर 1/v। तो v बराबर, तो रियल इमेज बन रही है। रियल बनेगी तो इन्वर्टेड बनेगी, और कितने में बन रही है? -30। यहां से 30, मतलब देखो यहां से 30 हुई, तो ये कितना होगा? 20। ये कितना होगा? 20। तो बढ़िया है, ये तो हो गया। अब अपने को दूसरा टेस्ट करने की जरूरत, क्योंकि अब ये 10 से तो दूर में ही रखा हुआ है, 10 से तो दूर पे ही रखा हुआ है। ठीक, तो कहां पे बनेगा? और कहां पे बना है? 2f पे ना, 10 का डबल, तो कहां पे बनेगा? क्लियर है बात? 2f पे बन जाएगा, 20 पे ही बनेगा। तो ये जो साइज होगा वही ये साइज होगा। बढ़िया। तो क्या लिख लिए? m1 बराबर m1 इंटू, लेंस के लिए तो 1 ही है मैग्निफिकेशन। लेंस के लिए मैग्निफिकेशन क्या है? 1। हाँ, इसके लिए क्या है अपने को ये निकालना पड़ेगा। ठीक, तो इसके लिए क्या यूज कर देते हैं? -v/u। -v/u कितना होगा? v कितना था रे भाई? 30/15। 30/15 कितना होता है? 2। तो m1 क्या वैल्यू आ गया? 2। समझ में आई बात? पक्का? अब क्या बनाएंगे बच्चों? सेकंड। अब कहां डोब दिए इसको? पानी में। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, कुछ नहीं। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां है? पानी में नहीं है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 7/6 वाले में डुबा दिए। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? लेंस का फोकल लेंथ। फॉर्मूला क्या है? 1/f बराबर μ2 - μ1। तो 7/6 माइनस 3/2, इसका 1.5 दिया है, बाय 7/6 डिवाइडेड बाय 1/r1 - 1/r2। अरे हाँ, माफ कर दो। ठीक है, तो क्या होगा? 3/2 माइनस 7/6 बाय 7/6। सॉरी सॉरी, ठीक है, भावनाओं में बह गया मैं। हाँ, अब अंदर 1/r1 - 1/r2, तो 2r क्या आएगा? 2r, 2/r है ना, 2r नहीं। अब अब r अपन निकाल सकते हैं बच्चों। कैसे? पहले वाले का तो पता था ना अपने को। पहले वाले के लिए कितना था? 1/10 था, प्लस 10 था, 1/10। और ये क्या था? 3/2 -1, मतलब 1/2 इंटू 2/r। 2 कर गया, तो r कितना था? 10 ही था। r कितना था बच्चों? 10। तो r की जगह यहां क्या डाल देंगे?
10 डाल देते हैं, आगे क्या डाल देते हैं 10, तो ये कितना हो गया बच्चों 5। तो 1/5 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 6/7 इंटू कितना आएगा -1/6, 2/6, तो -2/6 क्या, नहीं नहीं हाँ ये 3 9 हो जाएगा तो +2/6, 2/6, 6 कट गई, तो कितना आ गया बच्चों 2/35, तो फोकल लेंथ कितना आ गया 35/2, क्या गया 35/2। अब क्या बना लेते हैं, इमेज बना लेते हैं। तो देखो मिरर से बनेगी तो यही होगा 20 पे ही बनेगी, उससे कोई घबराने की बात नहीं है, उसका मैग्निफिकेशन 2 ही होगा, क्लियर। जो मिरर से बना है 15-30। अब इससे लिखाते हैं 1/f, तो 2/35 पॉजिटिव लेते हैं, बराबर 1/v, v अपने को पता नहीं है, -1/u, सोना नहीं बेटा क्षितिज, हाँ जोगे रहो, -1/u, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/20, ठीक है। तो 1/v बराबर क्या आएगा 2/35 -1/20, कितना होगा एलसीएम 700, कितना होगा 700, ठीक है। तो 35 कितना जा 700, 2 जा 20 जा 20 20 22 जा 40, 20 कितना जा 700 35 जा, तो क्या होगा 35, तो कितना है बच्चों 5/700, तो कितना आएगा 700/5, 5 5 1 जा 4 जा 0 जा 140 सेंटीमीटर, पॉजिटिव मतलब इसी तरफ रियल करेक्ट 140 सेंटीमीटर। तो m1 तो 2 ही होगा मिरर के लिए, m2 क्या हो जाएगा 140/20, कितना होगा 7, तो m1 इंटू m2 कितना हो गया 14, तो m2/n1 14/2 विच इज 7, चेक कीजिए, ठीक है। समझ में आई बच्चों बात, पक्का, नॉर्मल ये क्वेश्चन तो एकदम इजी सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड, पक्का। तो हो गया, और ये 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 और ये समझ में आया ना, ये भी आया समझ में, बस हो तो क्या क्या, ये भी समझ में आया 15 डिग्री, मैं गलती कर रहा था इसमें, समझ में आ गया ना क्या करना है, ट्रायंगल बना के सॉल्व कर देना, ये कचरा हो गया यहाँ पर, घबराना मत, ठीक। पर ये ऐसा डायरेक्ट मत लिखना R1 + R2, जैसे R2 आया ये तो लिख दिए 30 + 15 आ गया, खत्म बात, वैसा नहीं करना है ना, आइसोसेलेस प्रिज्म में थीटा जो है ये 90 दे दिया है, तो 45 और 45 से कम होगा, वो ध्यान देना, ठीक है, क्लियर।